नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 109 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 109 का संबंध तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक प्रक्रियाएं और संस्थाओं से है। इस पीडीएफ में टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाएगा। जहां पहला प्रश्न है, राजनीतिक आधुनिकीकरण के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है, हम यह समझने जा रहे हैं। तो देखो, राजनीतिक आधुनिकीकरण का मतलब यह है कि जब हम पारंपरिक समाज से आधुनिक मानदंडों की ओर जाते हैं तो हम कहते हैं कि राजनीति आधुनिकीकरण की ओर पर है। जैसे कि मैं बताता हूँ, प्राचीन काल की अगर आप बात करोगे तो प्राचीन काल में राजतंत्र चलता था, राजा का शासन था। सारे के सारे जो प्रोसेस थे वो राजा के पास ही थे, सारी पावर राजा के पास थी। धीरे धीरे चेंजेस आए, लोगों को अधिकार मिलने लगे, फिर धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी आई। तो ये जो चेंजेस आते गए हैं, ये सब राजनीतिक आधुनिकीकरण का एक प्रोसेस है कि कोई भी परंपरागत समाज धीरे धीरे करके वो चेंजेस लेकर ही आएगा। तो जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जब वो चेंज हो जाए पारंपरिक से आधुनिकता की ओर, तो वो राजनीतिक आधुनिकीकरण है। इस प्रक्रिया में राजनीति में भी चेंज आता है, अर्थव्यवस्था में भी चेंज आता है और कल्चर में भी चेंज आता है। और ये सारी चीज़ें सामाजिक परिवर्तन का एक हिस्सा मानी जाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर राजनीतिक आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, जिसमें जो पारंपरिक स्ट्रक्चर है, पारंपरिक संरचनाएं हैं, जो पुराने तरीके हैं, उससे हम आधुनिक प्रथाओं की ओर, आधुनिक संस्थाओं की ओर जा रहे हैं। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसकी विशेषता ये है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण में राजनीतिक जो संस्थाएं होती हैं ना, जैसे सरकार, विधायिका, न्यायपालिका, इन नौकरशाही, ये सारी जो संस्थाएं हैं, धीरे धीरे करके इसमें बदलाव आता है। तो देखो, जैसे कि अगर हम बात करें कार्यपालिका की, विधायिका की, संसद की, न्यायपालिका की, टाइम के साथ कितने सारी चेंजेस आए हैं। पहले लोक अदालतें लगती थी क्या? नहीं लगती, अब लगती हैं। देखो, तो ये राजनीतिक आधुनिकीकरण ये बोलता है कि राजनीतिक जो संस्थाएं हैं वो सारी समय के साथ साथ अपडेट होती हैं। लोगों को ट्रांसपेरेंसी, उत्तरदायित्व और प्रभावशीलता दी जाती है। यानी कि सरकार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा शासन में ट्रांसपेरेंसी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारियां निभाई जाएंगी और प्रभावशीलता भी होगी। तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की जब हम विशेषताएं पढ़ते हैं तो उसकी पहली विशेषता ये है कि राजनीति से जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं, खासतौर पर आपको पता ही है सरकार के 3 अंग होते हैं, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। और इन संस्थाओं का लगातार विकास होता रहे, लगातार ट्रांसपेरेंसी बढ़ती रहे, तो हम कहेंगे ये राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रोसेस है। आधुनिकीकरण का सबसे बड़ा जो पहलू है वो है लोकतंत्र की स्थापना, जहां नागरिकों की भागीदारी को बढ़ावा देने की बात की जाती है, प्रत्येक नागरिक की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने की बात की जाती है, चुनावी प्रक्रिया समय के साथ बदलावों में आती है, ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, समाज के हर वर्ग को जो है भागीदारी मिल सके, इस चीज़ पर जोर दिया जाता है। ये सब राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण का प्रोसेस ये कहता है, समाज गतिशील है, समाज रुका हुआ नहीं है। इसमें जाति, धर्म, लिंग आधारित विभेद जो हैं वो कम होते हैं। यानी कि परंपरागत समाज में अगर आप देखोगे, किसी भी देश में, आप अमेरिका में देखो नस्ल भेद चलता था, यूरोप में देख लो आप नस्ल भेद चलता था, ठीक है। यहूदियों को लेकर दिक्कतें चलती थी, यहूदी और ईसाइयों की लड़ाइयाँ होती थी, इस्लाम में लड़ाइयाँ होती थी, हमारे धर्म में लड़ाइयाँ होती थी। तो हर धर्म की अगर हम बात करें तो समाज क्या है, ये गतिशील होता है। समय के साथ साथ जो कट्टरता है वो कम आती है। कट्टरता उन्हीं के अंदर समय के साथ ज़्यादा रहेगी जो अनपढ़ होंगे। तो इसमें पता चलता है कि धीरे धीरे करके समाज गतिशील है, और समाज गतिशील है तो राजनीति भी गतिशील है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की बात करें तो राजनीतिक आधुनिकीकरण ये कहता है कि आर्थिक प्रगति होना भी जरूरी है। राजनीति स्थिर जब ही रहेगी जब आर्थिक रूप से प्रगति होगी। जिस देश का आर्थिक विकास नहीं होगा उस देश की राजनीति का विकास नहीं होगा। राजनीतिक आधुनिकीकरण की अगली विशेषता यह है कि राजनीतिक संस्कृति का भी बदलाव होता है। तो देखो, हर देश में जो विचार चलते हैं वो राजनीतिक संस्कृति कहलाती है। जैसे कोई देश प्राइवेट सेक्टर को तवज्जो देता है तो उदारवादी है, कोई देश गवर्नमेंट सेक्टर को बढ़ावा दे रहा है तो मार्क्सवादी है, कोई देश जो है सिंपल वे में चल रहा है तो वहाँ विज्ञान का अभाव है, और कोई देश लॉजिकल चल रहा है तो वहाँ विज्ञान ज़्यादा है। तो देखा जाए तो राजनीतिक आधुनिकीकरण ये कह रहा है कि समय के साथ साथ हर देश के सोचने के तरीके में बदलाव आता है, हर देश के राजनीति को चलाने के तरीके में बदलाव आता है, शासन के तरीके में बदलाव आता है, और ये सब राजनीतिक आधुनिकीकरण से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक आधुनिकीकरण में अगली बात यह है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी, राजनीति का प्रोसेस भी धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार से राजनीतिक आधुनिकीकरण का जो सिद्धांत है, इसका महत्व यह है कि ये समाज के विकास के लिए आवश्यक है।
इसमें ये समाज को न्यायपूर्ण बनाता है, प्रगतिशील बनाता है। हालाँकि हर समाज में कुछ चुनौतियाँ होती हैं, जैसे कुछ लोग रूढ़िवादी होते हैं जो प्राचीन प्रथाओं से ही जुड़े रहते हैं, उन्हें कुछ भी नया चाहिए ही नहीं समाज में, तो वो लोग विरोध करते हैं। असमानता फैलती है, कई बार अमीर-अमीर हो जाते हैं, गरीब-गरीब हो जाते हैं। तो सफल आधुनिकीकरण के लिए संस्थाओं में सुधार होना चाहिए, शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और लोग अवेयर होते जाएँ। निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई राजनीतिक आधुनिकीकरण एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है, जो हर समाज के विकास के लिए जरूरी है। एक प्रगतिशील समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करता है। तो कुल मिलाकर अगर आप शॉर्ट में समझोगे, तो राजनीतिक आधुनिकीकरण एक प्रोसेस है, जिसके माध्यम से जो राजनीतिक आधुनिकीकरण का सिद्धांत है वो हमें यह बताता है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक प्रोसेस है, जिससे समाज जो है वो प्राचीन से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और नई नई राजनीतिक गतिविधियां उत्पन्न हो रही हैं। जैसे पहले के मुकाबले ज़्यादा अधिकार मिलेंगे लोगों को, पहले के मुकाबले ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी शासन में। तो इसके लिए अलग अलग तरीके से चीज़ों को बताया गया है। आशा करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चनों में से एक है। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के महत्व का परीक्षण कीजिए। सेम उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी है, जैसे हमने राजनीतिक आधुनिकीकरण पढ़ा था, सेम वैसा ही ये क्वेश्चन, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण का क्या महत्व है। तो राजनीतिक विकास दृष्टिकोण हमें यह समझने में मदद करता है कि किस तरीके से किसी क्षेत्र की जो पॉलिटिक्स है उसका विकास हो रहा है। इससे हमें यह पता चलता है कि किस देश की राजनीति कितनी ज़्यादा स्थिर है। क्योंकि देखो, जो देश स्थिर राजनीति होगी तो वहाँ पर क्या होगा, शासन में बार बार बदलाव नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे, आंदोलन नहीं होंगे। लेकिन जहाँ की राजनीति अस्थिर होगी वहाँ दंगे फसाद प्रदर्शन होते रहेंगे, जैसे हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हो रहा है। तो राजनीतिक स्थिरता को समझने में मदद मिलती है हमें राजनीतिक विकास दृष्टिकोण से। यह दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीतिक स्थिरता तभी रहेगी जब राजनीति से रिलेटेड सारे संस्थान रहेंगे, सारी पॉलिसी अच्छी से चलेगी, सारे प्रोसेस अच्छे चलेगा। लोकतंत्र में शासन की गुणवत्ता अच्छी रहेगी। जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जितना कम भ्रष्टाचार होगा, उतना ही लंबे समय तक शासन चलेगा। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण ये कहता है कि राजनीतिक संस्थाओं का विकास होना चाहिए और समय के साथ राजनीतिक संस्थाओं में सुधार भी होना चाहिए। जितने अच्छे से सुधार होगा, राजनीति उतनी ही मजबूत होती जाएगी। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था की प्रगति होगी, समाज की प्रगति होगी, वैसे वैसे समाज में न्याय की स्थापना होगी, शिक्षा का स्तर बढ़ता जाएगा। राजनीतिक विकास दृष्टिकोण ये कहता है कि जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, इनके लिए अलग अलग योजनाओं का निर्माण करना चाहिए, ताकि इन देशों में भी जो राजनीतिक तंत्र है वो सुधर सके और बेहतर तरीके से शासन हो सके। तो देखो, राजनीतिक विकास दृष्टिकोण आ जाए चाहे राजनीतिक आधुनिकीकरण दृष्टिकोण आ जाए, दोनों में माइनर सा डिफरेंस है। ठीक है, जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत लेट वीडियो अपलोड हुई है ये, इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। कल मॉर्निंग में आपका एग्जाम है और आज शाम को हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। ठीक है, लेकिन समय ही नहीं मिला, तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे शॉर्ट में चीज़ों को लेकर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है कि जो लैटिन अमेरिकी देश हैं, इसमें अल्प विकास के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो जब आप लैटिन अमेरिकन देशों की बात करोगे, तो जैसे ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलाविया, पेरू, पराग्वे, उरुग्वे, ये सब लैटिन अमेरिकन देश हैं। चिले। अब इन देशों की बात करें तो इन देशों में क्षेत्रफल तो बहुत अच्छा है, यानी कि ज़मीन बहुत अच्छी, रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे देश गरीब हैं। तो आखिर ये देश गरीब क्यों हैं, क्वेश्चन हमसे यह पूछ रहा है। तो लैटिन अमेरिका के देश, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत हैं, लोहे की खाने हैं, सोने की खाने हैं, सांस्कृतिक विविधता भी है, फिर भी ये गरीब है। आखिर क्यों? तो उसका रीज़न देखो क्या है। तो लैटिन अमेरिका देशों की बात करोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो बाधा ये है कि आर्थिक असमानता है। कुछ क्षेत्र तो बहुत ज़्यादा डेवलप है और कुछ क्षेत्र बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप हैं। समाज का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो शिक्षित नहीं है, उनके पास स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ये बड़ी समस्या है लैटिन अमेरिकन देशों में। राजनीति यहाँ पर अस्थिर रहती है, कभी भी शासन जो है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। आए दिन तख्ता पलट की खबरें आती हैं, करप्शन की खबरें आती हैं, सरकारों के खिलाफ दंगे प्रदर्शन होते रहते हैं। तो बड़े पैमाने पर जो है शासन की प्रक्रिया बाधित होती है। अब देखो, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक देश ऐसा हो जहाँ पर पॉलिटिक्स बिल्कुल स्टेबल हो, राजनीति बिल्कुल स्थिर हो, कोई दंगा ना हो, कोई फसाद ना हो, शांतिपूर्वक रूप से चीज़ें आगे चलें,
तो वो समाज सिंपल सी बात है जल्दी डेवलप होगा। जबकि किसी देश में दंगे फसाद होते रहें, सरकारी संपत्ति को लोग नुकसान पहुंचा दें, आए दिन लोग भीड़ इकट्ठी करते रहें, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा पैसा और समय ना इन्हीं के पीछे चला जाता है। ये लोग खुद भी पिछड़े हुए होते हैं और सरकार को भी पिछड़ा हुआ और देश को भी पिछड़ा हुआ घोषित कर देते हैं। तो लैटिन अमेरिका के जो देश हैं इनकी समस्या यही है कि ये सारे के सारे यहाँ पर अस्थिर राजनीति है, तख्ता पलट भ्रष्टाचार होता है, अस्थायी सरकारें हैं, सही से काम नहीं करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ का देश जो है अल्पविकसित है। भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर है, जो जो सरकारी संस्थाएं सारी अपनी अपनी पावर का मिसयूज करती हैं, जिससे इन देशों में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहता। कई लैटिन अमेरिकी देश ऐसे हैं, कई लैटिन अमेरिकन देश ऐसे हैं जिनके ऊपर कर्ज के नीचे वो दब चुके हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं वहां पर चल ही नहीं रही है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। उच्च अपराध दर है इन क्षेत्रों में, नशीली दवाओं का व्यापार हो रहा है, हिंसा जैसी व्यवधाएं हैं। ये सारी समस्याएं इस क्षेत्र में गरीबी का कारण हैं। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, सड़कें नहीं हैं अच्छी, ऊर्जा और जलापूर्ति नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इसके अलावा इस क्षेत्र में शिक्षा की बड़ी कमी है, गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक संस्थान नहीं है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की कमी है, जिसकी वजह से भी ये क्षेत्र पीछे है। पर्यावरण को चुनौती मिली है। इस सबसे बड़ी समस्या पता है इसमें क्या है, एक पॉइंट मिस हो गया थोड़ा सा, इसमें एक पॉइंट जरूर ये लिख लेना। जो लैटिन अमेरिकन देश है ना, इनमें अमेरिका का इंटरफेयर ज़्यादा है। अमेरिका क्या कहता है कि जो लैटिन अमेरिकन देश हैं वो इनका मिसयूज़ करता है, इनके रिसोर्सेज का मिसयूज़ करता है और इन सभी देशों को अपने तरीके से चलाता है। जब भी इन देशों में सरकारें ऐसी बनती है जो अमेरिका के खिलाफ होती है, तो अमेरिका यहाँ पे दंगे फसाद करवा देता है। तो ये बड़ी समस्या है यहाँ के भाई, कि अमेरिका का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है और ये इनमें से ज़्यादातर देश यूरोपियन देशों के गुलाम भी रहे थे, तो जिसकी वजह से यूरोपियन देशों ने इनका खूब मिसयूज़ किया है, जिसकी वजह से देश बेचारे गरीब रह गए हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कि लैटिन अमेरिकन देशों में विकास ज़्यादा नहीं हो पाया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे उपनिवेशवाद, ये बहुत सारे देश जो थे गुलाम थे, अमेरिका का इंटरफेयर, असमानता, भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा की कमी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। हालांकि अब ये क्षेत्र धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विकेंद्रीकरण की प्रकृति बताइए। विकेंद्रीकरण की प्रकृति बताइए और उसकी विशेषताएं। तो देखो विकेंद्रीकरण क्या होता है पहले हम ये समझ रहे हैं। तो देखो विकेंद्रीकरण कहते हैं सत्ता के बंटवारे को। जैसे मान लो ये हमारा देश है, यहाँ पर है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये क्या है, पूरे एरिया को चलाने के लिए छोटे छोटे स्टेट बनाए गए ताकि प्रशासन अच्छे से चल सके, और हर स्टेट का अपना एक सीएम होगा। तो सीएम की अलग पावर होगी और पीएम की अलग पावर, या फिर मैं कहूँ केंद्र सरकार की अलग पावर होगी और राज्य सरकार की अलग पावर होगी। ठीक इसी तरीके से जो हमारी न्यायपालिका है उसकी शक्तियाँ अलग होंगी, ग्राम पंचायतें उनकी शक्तियाँ अलग होंगी। तो इससे पता चलता है कि सत्ता कहीं एक ही जगह पर नहीं है। अगर सत्ता सिर्फ एक ही जगह पर होती, जैसे पहले एक राजा होता था, उसी के पास सारी पावर होती थी, न्याय भी वही करता था, युद्ध भी वही लड़ता था, शासन भी वही चलाता था, तो इसे बोलते हैं केंद्रीकरण, और इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता का बंटवारा। इसके माध्यम से सत्ता, अधिकार और निर्णय लेने की जो शक्ति हैं वो केंद्र से लेकर स्थानीय स्तर तक ट्रांसफर की जाती हैं। यानी कि केंद्र सरकार के अलग कार्य होंगे, राज्य सरकार के अलग कार्य होंगे, लोकल गवर्नमेंट के अलग कार्य होंगे, यानी कि पंचायतों के अलग कार्य होंगे, न्याय व्यवस्था अलग कार्य करेगी, सैनिक व्यवस्था अलग कार्य करेगी। यानी कि सत्ता का इस तरीके से बंटवारा किया जाएगा कि सबको पावर मिले और सब अलग अलग काम करें। इसका उद्देश्य ये होता है कि अच्छे से अच्छे शासन किए जाएं, क्योंकि अगर एक ही व्यक्ति शासन करेगा तो वो इतने सारे वर्कलोड को कैसे हासिल कर पाएगा। नागरिक भागीदारी कर पाएं, जनता को अच्छे से समझा जाए, जनता की सारी समस्याओं को दूर किया जाए, ये उद्देश्य होता है सत्ता के बंटवारे का। तो विकेंद्रीकरण की प्रकृति समझ गए आप। तो विकेंद्रीकरण की प्रकृति है सत्ता का बंटवारा। इसमें सत्ता और निर्णय लेने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग स्तर पर होता है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायतें, न्यायपालिका, इस तरीके से सत्ता का बंटवारा किया जाता है। इसमें जनता की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है ताकि निर्णय लेने की शक्ति जो है वो बढ़े। ग्राम सभा अगर आप देखेंगे गांव में जाकर, तो ग्राम सभाओं के माध्यम से प्योर डेमोक्रेसी को स्थापित किया जाता है। इसकी प्रकृति ये है विकेंद्रीकरण की, इससे लोकतंत्र मजबूत बनता है, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र का मतलब है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, आप मान के चलो लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा। प्रशासनिक दक्षता, इस ये जितना ज़्यादा सत्ता का बंटवारा होगा, मतलब देखो एक ही काम है और 10 लोगों को काम बांटा गया है, तो हर एक बंदा अपना 100% देगा और काम अच्छा हो जाएगा। तो प्रशासनिक दक्षता को भी बढ़ावा देता है ये। विकेंद्रीकरण की विशेषताएं क्या हैं। विकेंद्रीकरण की पहली विशेषता यह है कि बहुस्तरीय शासन है, यानी कि अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। दूसरी बात है स्थानीय स्वायत्ता। प्रत्येक जो संस्था होती है वो स्वतंत्र होती है और अपनी आवश्यकताओं और संस्थाओं के हिसाब से काम करती है। विकेंद्रीकरण की अगली विशेषता यह है कि कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम किए जाते हैं,
नई नई इनोवेशन, नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाता है, समय की और ज़रूरतों के हिसाब से चीज़ें चेंज की जाती हैं और शासन में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिलता है। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये मिलता है कि विकेंद्रीकरण की प्रकृति और विशेषताएं जो हैं वो प्रशासनिक और राजनीतिक प्रणाली को और अच्छा प्रभावशाली बनाती हैं। ये प्रक्रिया सिर्फ ये नहीं कि सत्ता का ट्रांसफर है, बल्कि ये शासन में नए नए तरीके लेकर आता है, दक्षता को बढ़ावा देता है, जवाबदेहिता को बढ़ावा देता है और समाज की समस्याओं का समाधान बेहतर तरीके से भी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये भी है कि दबाव समूह की विशेषताएं बताओ और ये बताओ कि दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो देखो, दबाव समूह और राजनीतिक दलों में क्या अंतर है। जब हम बात करेंगे कि सत्ता की प्राप्ति के उद्देश्य से अगर एक ग्रुप बन जाए, यानी कि एक ग्रुप हो जिसका उद्देश्य हो सत्ता की प्राप्ति, तो हम कहेंगे राजनीतिक दल है। और कोई एक ग्रुप हो वो सिर्फ सामाजिक समस्याओं को उजागर कर रहा हो लेकिन वो राजनीति में चुनाव ना लड़े, तो हम वो कहेंगे वो दबाव समूह है। तो दबाव समूह बाहर से राजनीति को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दल अंदर से राजनीति को प्रभावित करते हैं। इतना ही अंतर है इन दोनों में। तो दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप, ये एक संगठित समूह होते हैं जो सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। ये अलग अलग मुद्दों पर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित करवाते हैं। अगर हम बात करें इनके अंतर की, तो दबाव समूह की विशेषताएं ये हैं कि हर एक प्रेशर ग्रुप का अपना एक उद्देश्य होता है और अपने कुछ विशेष हित होते हैं। ये समाज के कुछ विशेष वर्गों का नेतृत्व करते हैं। जैसे कोई व्यापारिक समूह है वो सारे व्यापारियों से जुड़ी हुई समस्याओं को ध्यान रखेगा। किसानों का जो समूह है वो कृषि से जुड़ी समस्याओं, जैसे बीकेयू भारतीय किसान यूनियन हो गया, ठीक है, तो ये किसानों से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखेगा। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए जो दबाव समूह होते हैं ये सरकार पर दबाव डालते हैं कि सरकार इनके हित का ध्यान रखे और इनके अनुसार नियम कानूनों का निर्माण करें। इसके अलावा दबाव समूह की अगली विशेषता यह है कि ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनकी पूरी की पूरी संगठन होता है और ये राजनीतिक दलों से जुड़े नहीं होते सीधे तौर पर। इसके मेंबर आसानी से बन सकते हैं और इसके मेंबर जो लोग बनेंगे वो पूरी तरीके से इसके प्रति क्या होंगे, ईमानदार होंगे। इसके अलावा दबाव समूह जो है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, सत्ता प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। उनका सिर्फ काम ये होता है कि पॉलिटिक्स इन लोगों के साथ कोई अन्याय ना कर दें। ये सरकार को प्रभावित करते हैं, प्रशासन को प्रभावित करते हैं, जन समर्थन जुटाते हैं और मीडिया के माध्यम से अपनी बातें रखते हैं। दबाव समूह अलग अलग क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं, जैसे व्यापारियों से हो सकता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हो सकता है। अब ये राजनीतिक दलों से अलग कैसे हैं। तो भैया राजनीतिक दल सत्ता की खोज करना चाहते हैं, कैसे भी करके सरकार बनाना चाहते हैं, चुनाव में भाग लेंगे, सरकार बनाने के लिए कंपटीशन करेंगे। दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ेंगे, सत्ता की खोज नहीं करेंगे, बस वो क्या करेंगे कि सरकार जो पॉलिसी बनाए वो इनके हिसाब से बनाए, अगर नहीं है तो विरोध होगा। राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, अपना एक प्रोसेस होता है, ये समाज के अलग अलग पहलुओं को शामिल करते हैं। जबकि जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये एक विशेष मुद्दे पर आधारित रहते हैं और ये उसी के लिए काम करते हैं। जैसे मान लो कोई दबाव समूह जो एनवायरनमेंट को काम कर रहा है, तो ये ध्यान देगा कि सरकार की कोई ऐसी पॉलिसी ना हो जिससे पेड़ काटे जाएं। अगर जैसे अभी अरावली हिल्स के लिए आंदोलन चल रहा है, बहुत बढ़िया आंदोलन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके लिए सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि नेचर ही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट का हम क्या ही करेंगे। इसके अलावा राजनीतिक दलों की सदस्यता व्यापक होती है, इसमें बहुत सारे लोग जुड़ सकते हैं, अलग अलग क्षेत्र के लोग जुड़ सकते हैं, अलग अलग वर्गों के लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन दबाव समूह की सदस्यता सीमित होती है, आमतौर पर सिर्फ एक जैसे हित वाले लोग इनसे जुड़ सकते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं और प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। दबाव समूह सीधे सीधे चुनाव में भाग नहीं लेते, बल्कि अपनी डिमांड करते हैं और उन डिमांडों को राजनीतिक दलों को मानना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से दबाव समूह और राजनीतिक दल दोनों ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। दोनों के उद्देश्य, दोनों का ही काम करने का तरीका, दोनों का ही स्ट्रक्चर जो है वो लोकतंत्र को मायने रखता है। दोनों की ही भूमिका समान जो बैलेंस लेकर आती है और डाइवर्सिटी को बनाए रखती है। तो कुल मिलाकर लोकतंत्र में जितनी भूमिका राजनीतिक दलों की है उतनी ही भूमिका दबाव समूहों की भी है, जो समय समय पर राजनीति को प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ कि इन 5 क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आया तो आप डेफिनेटली कर दोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि वीडियो थोड़ी सी लेट डली है।